हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि है फंडामेंटल राइट। इसके सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में कवर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग ट्राइड फॉर ऑफेंसेस। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अ कन्फेशन कैन नेवर बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि कन्फेशन कभी भी यूज नहीं हो सकता, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग फोर्स्ड कन्फेशन या सेल्फ इंक्रिमिनेशन माना है, लेकिन वॉलेंटरी कन्फेशन जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो वो एविडेंस के रूप में वैलिड हो सकता है। इसलिए नेवर वर्ड इस ऑप्शन को इनकरेक्ट बनाता है। और क्वेश्चन में पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आंसर यही है। अब हम बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसा कि हम हर बार करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, द अक्यूज्ड मस्ट हैव वॉयलेटेड एन एग्जिस्टिंग लॉ। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसी एक्ट के लिए पनिश किया जा सकता है जो उस वक्त लॉ के अकॉर्डिंग ऑफेंस था। मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ अलाउड नहीं है। अगर एक्ट करते वक्त लॉ ही नहीं था तो एक्यूज्ड को पनिश नहीं किया जा सकता। थर्ड स्टेटमेंट दी हुई है, एन एक्यूज्ड कैन नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस अगेन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये प्रिंसिपल डबल जियोपार्डी पर बेस्ड है जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में दिया गया है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार ट्रायल और पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। लास्ट ऑप्शन देखिए, द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन अ लॉ एज इट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 ये भी इंश्योर करता है कि पनिशमेंट वही होगी जो ऑफेंस के टाइम लॉ में प्रेस्क्राइब्ड थी। बाद में पनिशमेंट बढ़ा दी जाए तो वो एक्यूज्ड पर अप्लाई नहीं होगी। ये प्रोटेक्शन इंडिविजुअल को आर्बिट्ररी पनिशमेंट से बचाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। तो पहला ऑप्शन दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो अवेलेबल हो नॉन सिटीजन के लिए, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर आता है, जो सिर्फ सिटीजन्स को इंडिया में मिलता है। नॉन सिटीजन इस राइट का क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो ये नॉन सिटीजन के लिए अवेलेबल है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में दिया गया है, और ये एनी पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं। इसका मतलब नॉन सिटीजन को भी फोर्स्ड कन्फेशन से प्रोटेक्शन मिलता है। थर्ड है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, तो ये भी अवेलेबल है नॉन सिटीजन के लिए। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और रिलीजन आर्टिकल 25 के अंडर आता है, और ये भी ऑल पर्सन के लिए अवेलेबल है। नॉन सिटीजन भी अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकते हैं। लास्ट दिया हुआ है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आर्टिकल 16 के अंडर आता है, जो सिर्फ सिटीजन को एप्लीकेबल होता है। नॉन सिटीजन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी का राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। देखिए आर्टिकल 21 से रिलेटेड और 21A से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस आर्टिकल को आप बहुत अच्छे से देखना। और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था, कौन सा राइट नॉन सिटीजन को मिलता है और कौन सा नहीं मिलता है, इसका भी चार्ट आप लोग अच्छे से देख लेना, जो लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इसकी पहली स्टेटमेंट देखते हैं। आर्टिकल 21 इज वॉयलेटेड व्हेन द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आर डिटेन्ड अंडर जुडिशियल कस्टडी फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड। अगर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को बिना ट्रायल कंप्लीट हुए जुडिशियल कस्टडी में इंडेफिनाइट पीरियड के लिए रखा जाता है, तो ये आर्टिकल 21 का वॉयलेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स में कहा है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल भी आर्टिकल 21 का पार्ट है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, राइट टू लाइफ इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट एंड नॉट इवन द स्टेट हैज द अथॉरिटी टू वॉयलेट दैट राइट। तो राइट टू लाइफ एक बेसिक ह्यूमन राइट है और आर्टिकल 21 के अंडर प्रोटेक्टेड है। स्टेट भी इस राइट को आर्बिटरली वॉयलेट नहीं कर सकता। सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू ही
डेप्रीवेशन पॉसिबल है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है अंडर आर्टिकल 21 द राइट ऑफ अ वुमन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ अ पर्सनल लिबर्टी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया है कि वुमेन का रिप्रोडक्टिव चॉइस जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है या टर्मिनेट करना पर्सनल लिबर्टी का इंपॉर्टेंट डायमेंशन है अंडर आर्टिकल 21। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सुचिता श्रीवास्तव केस में, और स्टेटमेंट में लिखा है नॉट अ डायमेंशन, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मैंडेट करता है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। ये राइट स्टेट पर बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है द इम्पेरेटिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज दैट स्कूल्स मस्ट हैव क्वालिफाइड टीचर्स एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का मेन फोकस सिर्फ एडमिशन पर नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन पर भी है। इसके लिए स्कूल्स में क्वालिफाइड टीचर्स, प्रॉपर क्लासरूम, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना कंपलसरी है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है देयर शुड बी क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो आरटीई एक्ट का ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन, जहां किसी भी चाइल्ड के साथ इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्वालिटी एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आरटीई का कोर प्रिंसिपल है, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो इसमें बाकी 3 करेक्ट होंगे और एक इनकरेक्ट होगा, वही आपको ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, शुरू से सारी स्टेटमेंट को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन एक्सेप्ट सम माइनर कम्युनिटीज। देखिए आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ को अपने रिलीजियस अफेयर मैनेज करने का राइट है विदाउट एनी एक्सेप्शन। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी माइनर कम्युनिटीज को एक्सक्लूड नहीं करता, इसीलिए एक्सेप्ट सम माइनर कम्युनिटीज लिखा होना इस स्टेटमेंट को गलत बना देता है। और क्वेश्चन में पूछा ही है कौन सा, इनकरेक्ट है, तो आंसर तो यही है। मगर हम बाकी ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड दिया हुआ है एवरी रिलीजन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। आर्टिकल 26C क्लियरली प्रोवाइड करता है कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन और एक्वायर करने का राइट है। ये राइट रिलीजन के फॉलोअर्स के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है एवरी रिलीजियस कम्युनिटी हैज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। आर्टिकल 26A के अंडर रिलीजियस डिनोमिनेशन को रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और मेंटेन करने का राइट दिया गया है। ये फ्रीडम रिलीजियस ऑटोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए स्टेटमेंट C भी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए एवरी कम्युनिटी हैज द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26B के अकॉर्डिंग हर रिलीजियस डिनोमिनेशन या उसका कोई सेक्शन मैटर ऑफ रिलीजन में अपने अफेयर्स मैनेज कर सकता है, तो ऑप्शन D भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल अंडर आर्टिकल 22 इज नॉट करेक्ट। फिर से नॉट करेक्ट ही पूछा है। पहली स्टेटमेंट है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन अ कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। देखिए आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 क्लियरली कहता है कि किसी भी अरेस्टेड पर्सन को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना मैंडेटरी है। अगर ग्राउंड्स नहीं बताए गए तो अरेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सी सही नहीं है, तो आंसर A तो नहीं है।
सेकेंड स्टेटमेंट है नो पर्सन शैल बी डिटेन द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज हर चॉइस। तो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ही ये राइट देता है कि अरेस्टेड पर्सन को लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज हर चॉइस से कंसल्ट और डिफेंड होने का अधिकार मिले। इस राइट को डिनाई करना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का वॉयलेशन होगा, इसलिए ऑप्शन बी भी करेक्ट है। थर्ड दिया हुआ है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन अ कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक ऑफ सच अरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने लाना कंपलसरी है, 1 वीक नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और सभी लोकल या अदर अथॉरिटीज जो इंडिया के टेरिटरी में काम करते हैं सब इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। देखिए अभी सारे क्वेश्चन सीडीएस के आ रहे हैं, मगर आप लोग टेंशन मत लेना, सभी एग्जाम्स के आएंगे, एनडीए, सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट है एवरी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हैज द राइट टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तो आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 कहता है कि हर सेक्शन ऑफ सिटीजन को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर कंजर्व करने का राइट है। ये सिर्फ माइनॉरिटीज तक लिमिटेड नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। सेकेंड देखिए, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस और लैंग्वेज। तो आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग किसी भी सिटीजन को स्टेट रन या स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के बेसिस पर एडमिशन से डिनाई नहीं किया जा सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द स्टेट शैल इन ग्रांटिंग एड to educational institution discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a majority community। देखिए आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 क्लियरली बोलता है कि स्टेट एड ग्रांट करते वक्त डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि वो माइनॉरिटी या मेजोरिटी के मैनेजमेंट में हो। स्टेटमेंट में स्टेट शैल डिस्क्रिमिनेट बोला गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और क्वेश्चन में पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आंसर इसका सी है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 माइनॉरिटीज यानी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक को अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट देता है, इसलिए ऑप्शन डी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 11 ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए है, ना कि अप टू 11 ईयर्स। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। देखिए आर्टिकल 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस अफेयर मैनेज करने का राइट देता है, लेकिन ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है। ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के सब्जेक्ट होती है, इसीलिए एब्सोल्यूट पावर बोलना गलत है। तीसरी स्टेटमेंट है ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रेफरेंस टू द राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 स्पेसिफिकली रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को राइट देता है कि वो अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये राइट मेजोरिटी कम्युनिटीज को आर्टिकल 30 के अंडर दिया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
देखिए फंडामेंटल राइट के अंदर जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उन सबसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस में कुछ नया नहीं है उन लोगों के पास बनाने के लिए, वही स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती हैं। तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सही से कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगे और फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन एटलीस्ट आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। लास्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाय लॉ any court other than the Supreme Court of India the power to issue writs within local limits of its jurisdiction। देखिए आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट्स को रिट्स इशू करने का पावर दिया गया है और पार्लियामेंट लॉ बनाकर अदर कोर्ट्स को भी रिट जुरिस्डिक्शन दे सकता है, इसलिए ये कहना कि पार्लियामेंट एम्पावर नहीं कर सकता गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल टू। पहला तो ऑप्शन दिया है एनिमी एलियन, तो आर्टिकल 22 के सेफगार्ड्स एनिमी एलियन को अवेलेबल नहीं होते। एनिमी एलियन वो फॉरेन नेशनल होता है जो वॉर या हॉस्टिलिटी के टाइम एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है, इसलिए आर्टिकल 22 की प्रोटेक्शन उन्हें नहीं मिलती है। सेकेंड ऑप्शन है पर्सन डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 और 22 सब क्लॉज 2 के अंडर नॉर्मल सेफगार्ड्स जैसे लॉयर का राइट 24 आवर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना अप्लाई नहीं होते, इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले पर्सन्स को भी आर्टिकल 22 की फुल प्रोटेक्शन नहीं मिलती। और क्वेश्चन में पूछा है कि किसको ये अवेलेबल नहीं होते, तो आंसर तो 1 और 2 है, बट हम बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। थर्ड दिया हुआ है अ फॉरेनर, तो फॉरेनर को आर्टिकल 22 के सेफगार्ड्स जनरली मिलते हैं एक्सेप्ट एनिमी एलियन, सिर्फ फॉरेनर होना प्रोटेक्शन डिनाई करने का ग्राउंड नहीं है। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ओसीआई एनिमी एलियन नहीं होता और उसे भी आर्टिकल 22 के प्रोटेक्शन मिलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स गारंटीड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो देखिए पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है और अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी के एक्शन से इन राइट का वायलेशन होता है तो इंडिविजुअल कोर्ट्स के थ्रू यानी आर्टिकल 32 और 226 उन्हें इन्फोर्स कर सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स गारंटीड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय नॉट ओनली द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी बट ऑल्सो बाय इट्स इनएक्शन। देखिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन सिर्फ एक्शन से ही नहीं होता बल्कि कई केसेस में गवर्नमेंट की इनएक्शन जैसे ड्यूटी परफॉर्म न करना, डिले, नेग्लिजेंस से भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्टेट की फेलियर या ओमिशन भी राइट्स वायलेशन के एम्बिट में आता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है इन इंडिया द स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल इफ वन एंटर्स इनटू एन इंटररिलीजियस मैरिज। देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट इंटर रिलीजियस और इंटरकास्ट मैरिज को लीगल प्रोटेक्शन देता है। ये एक्ट रिलीजन न्यूट्रल सिविल मैरिज प्रोवाइड करता है और कपल्स को पर्सनल लॉस के रेस्ट्रिक्शन से बचाता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सेकेंड दिया है राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ वंस फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स में क्लियर किया है कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का इंटीग्रल पार्ट है। फैमिली मैरिज और कंपेनियनशिप पर्सनल लिबर्टी का कोर एस्पेक्ट्स है, इसलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आल्सो रिजोनेट्स मैरिटल राइट्स ऑफ एवरी एडल्ट कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 16 कहता है कि फुल एज मैन और वुमेन को फ्री एंड फुल कंसेंट के साथ मैरिज करने का राइट है। ये प्रोविज़न कंसेंटिंग एडल्ट्स के मैरिटल राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, पहला है राइट ऑफ ट्रांसजेंडर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिग्निटी के साथ जीने का राइट माना है। नालसा जजमेंट में ट्रांसजेंडर के राइट टू आइडेंटिटी, प्राइवेसी और डिग्निटी को आर्टिकल 21 के एम्बिट में इंक्लूड किया गया, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है राइट ऑफ क्रेनियोपेगस ट्विंस। तो क्रेनियोपेगस ट्विंस के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इंडिविजुअल लाइफ, डिग्निटी और मेडिकल डिसीजन मेकिंग के कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट किया है। कोर्ट ने माना है कि हर इंडिविजुअल का राइट टू लाइफ अलग और इक्वल है, चाहे वो फिजिकली को जॉइंट ही क्यों ना हो, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड वुमेन टू बियर अ चाइल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया है कि रिप्रोडक्टिव चॉइस और मदरहुड का डिसीजन पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21, इवन फॉर मेंटली रिटार्डेड वुमेन। जब तक इन्फॉर्म्ड कंसेंट और डिग्निटी वॉयलेट ना हो, ये राइट प्रोटेक्टेड है, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लेना, उसमें लिखा है नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट एक्ट हैज इंसर्टेड द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। तो राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A के अंडर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इंसर्ट किया था, ना कि 85th अमेंडमेंट एक्ट ने। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और आंसर यही है, मगर हम बाकी की स्टेटमेंट भी देखते हैं। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन, कई बार ये रिपीट हो चुकी है स्टेटमेंट और बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में है और ये पार्ट 3 का ही पार्ट है। इसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट है रिट्स जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट भी आप देखना कई बार रिपीट होगी आगे भी, और इसको याद कर लेना कि हाई कोर्ट का रिट्स जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 226 के अंडर आता है और ये वाइडर है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर लीगल राइट्स के लिए भी रीट इशू कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही रीट इशू करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट स्टैंड्स अमेंडेड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहली स्टेटमेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो देखिए आर्टिकल 19(1)(a) सिटीजन को फ्रीडम देता है अपने विचार बोलने, लिखने, प्रिंट और एक्सप्रेस करने का। ये राइट डेमोक्रेसी का बैकबोन माना जाता है, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म। देखिए आर्टिकल 19(1)(b) के अंडर सिटीजन्स को पीसफुल तरीके से बिना हथियार के असेंबली करने का अधिकार दिया गया है। ये राइट पब्लिक मीटिंग्स, रैलीज और प्रोटेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का राइट पहले आर्टिकल 19(1)(f) में था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अभी आर्टिकल 300A के अंडर लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट तो नहीं है, तो स्टेटमेंट 3 गलत है। लास्ट स्टेटमेंट है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 19(1)(d) सिटीजन को पूरे भारत में फ्रीली मूव करने का अधिकार देता है। ये राइट नेशनल यूनिटी और पर्सनल लिबर्टी से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो स्टेटमेंट 4 सही है। इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 39D वुड एनेबल द कोर्ट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ नेशनलिज्म लॉज। देखिए आर्टिकल 39D DPSP है जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। सोशलिस्ट प्रीएम्बल के साथ रीड करने पर स्टेट के वेलफेयर और रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स जैसे नेशनलाइजेशन लॉज को जस्टिफाई किया जा सकता है। कोर्ट ने भी सोशलिस्ट फिलोसॉफी के बेस पर नेशनलाइजेशन को अपहोल्ड किया है, तो ऑप्शन ए सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है आर्टिकल 14 वुड इनेबल द कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन अ स्टैट्यूट विच फेल टू अचीव द सोशलिस्ट गोल टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। तो देखिए आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की गारंटी देता है। अगर कोई स्टैट्यूट सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव जैसे सोशल जस्टिस, रिडक्शन ऑफ इनक्वालिटी को बिल्कुल इग्नोर करता हो और आर्बिट्री हो, तो कोर्ट आर्टिकल 14 के अंदर उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है।
सोशलिस्ट प्रियम्बल इंटरप्रिटेशन को स्ट्रेंथन करता है। तो ऑप्शन बी भी सही है। थर्ड दिया हुआ है आर्टिकल 25 थर्ड स्टेटमेंट है आर्टिकल 25 वुड इनेबल द कोर्ट टू इंश्योर फ्रीडम गारंटीड अंडर दैट आर्टिकल। देखिए आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजियन प्रैक्टिस का राइट देता है। सोशलिस्ट का मतलब एंटी रिलीजन नहीं है बल्कि स्टेट का इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन है। इसलिए कोर्ट आर्टिकल 25 के गारंटीड फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सकता है वाइल मेंटेनिंग सोशल रिफॉर्म। तो ऑप्शन सी भी सही है। लास्ट दिया है आर्टिकल 23 वुड इनेबल द कोर्ट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस। तो देखिए आर्टिकल 23 का स्कोप सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और फोर्स लेबर के प्रोहिबिशन तक लिमिटेड है। इनकम और स्टेटस इनइक्वालिटी रिड्यूस करना आर्टिकल 23 का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये काम मेनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 38, 39 का है। इसलिए सोशलिस्ट प्रियम्बल के साथ भी आर्टिकल 23 को इस तरह इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज अ लेजिस्लेशन वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इम्पोजिंग सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़पेपर. This included page ceiling, price and advertisements. The legislation is included in the 9th schedule to the Constitution of India. In this context, which one among the following statement is correct? तो पहली स्टेटमेंट दी हुई द लेजिस्लेशन इज इनवैलिड एज इट वॉयलेट्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19(1)(a) का हिस्सा है। पेज लिमिट, प्राइस कंट्रोल और एडवर्टीजमेंट रेस्ट्रिक्शन डायरेक्टली न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन और एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। 9th शेड्यूल में डाल देने से भी आर्टिकल 19(1)(a) का वॉयलेशन ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं हो जाता। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। सेकेंड दिया है द लेजिस्लेशन इज वैलिड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 31(b). देखिए आर्टिकल 31(b) 9th शेड्यूल में डाले गए लॉस को फंडामेंटल राइट्स चैलेंज से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन बाद के जजमेंट्स IR कोलो केस के बाद ये प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट नहीं रही। अगर लॉ बेसिक स्ट्रक्चर जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को डैमेज करता है तो वो इनवैलिड हो सकता है। तो ऑप्शन बी गलत है। थर्ड देखिए द लेजिस्लेशन इज इनवैलिड एज इट इम्पोजेस अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, उनमें पेज लिमिट, प्राइस और एडवर्टीजमेंट कंट्रोल डायरेक्टली फिट नहीं बैठते। इसलिए इशू सिर्फ अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का नहीं बल्कि डायरेक्ट वॉयलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस का है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। लास्ट है द लेजिस्लेशन इज वैलिड एज द प्रेस इज नॉट अ सिटीजन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्ग्यूमेंट गलत है। प्रेस कोई अलग लीगल पर्सन नहीं बल्कि सिटीजन के थ्रू ही ऑपरेट करता है। इसलिए प्रेस को आर्टिकल 19(1)(a) का प्रोटेक्शन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस सिटीजन के फंडामेंटल राइट से ही फ्लो होती है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रीडम ऑफ कंसाइंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्ट टू। तो ऑप्शन वाइज हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला दिया है पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ। तो आर्टिकल 25 क्लियरली मेंशन करता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और रिलीजन पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ के सब्जेक्ट हैं। अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करे या मोरलिटी, हेल्थ के अगेंस्ट हो तो स्टेट उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। तो आर्टिकल 25(2)(a) स्टेट को पावर देता है कि वो सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेरेंस कर सके, जैसे अनटचेबिलिटी रिमूवल या सोशल रिफॉर्म्स। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल हिंदूज। तो आर्टिकल 25(2) भी स्पेसिफिकली हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन को सभी हिंदूज के लिए ओपन करने की बात करता है। ये सोशल इक्वालिटी और रिफॉर्म का पार्ट है। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट है डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के रेस्ट्रिक्शन है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर लगते हैं। ये आर्टिकल 25 यानी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है दिस राइट कवर्स बोथ चाइल्ड एंड एडल्ट इलिटरेसी एंड देयरफॉर यूनिवर्सली गारंटीज
एजुकेशन टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए राइट टू एजुकेशन एडल्ट इलिटरेसी को कवर नहीं करता, ये यूनिवर्सल एजुकेशन का राइट भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया है। ये स्टेटमेंट कई बार रिपीट हो चुकी है। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। दूसरा है दिस राइट is a child right covering the age group of 6 to 14 years and becoming operational from the year 2015। देखिए इस स्टेटमेंट में ये तो सही है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों का राइट है, लेकिन 2015 से ऑपरेशनल होना ये गलत है। राइट टू एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद आर्टिकल 21A के थ्रू आया और ये RTE एक्ट 2010 में इन्फोर्स हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा दिया है दिस राइट हैज़ बीन टेकन from the British Constitution which was the first welfare state in the world। तो देखिए राइट टू एजुकेशन डायरेक्टली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का RTE अपने सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में डेवलप हुआ, ना कि ब्रिटिश वेलफेयर स्टेट से डायरेक्टली बोरोड किया गया है। लास्ट स्टेटमेंट दी गई है दिस राइट हैज़ बीन गिवन टू ऑल इंडियन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स अंडर द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी हमने देखा था और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दी है, पूछा कौन सी सही है। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली इन अ केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट इन द केस ऑफ राइट्स विच फॉलो फ्रॉम सम अदर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। इसका यूज सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए ही होता है। अगर कोई राइट किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या लीगल राइट से आता है, जैसे DPSP या स्टैट्यूटरी राइट्स, तो आर्टिकल 32 डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स ऑफ हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोररी एंड को वारंटो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए इशू करता है, लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 को फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर लीगल राइट्स के लिए भी इशू कर सकता है। इसलिए ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहना गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली है इट प्रोवाइड रेमेडीज टू सिटीजन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने कई बार देख ली, बट क्वेश्चन में पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है। तो दूसरा दिया इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी रिपीट की हुई स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल सही है। थर्ड दिया है द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज द रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले। तो जनरली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के रिट पिटीशन को सिर्फ डिले के बेसिस पर रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का डायरेक्ट इन्फोर्समेंट का राइट है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 ऑल्सो अप्लाइज टू द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ विच हैज़ नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 32 का यूज सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए होता है। ऑर्डिनरी लॉ, लीगल, स्टैट्यूटरी राइट्स जिनका फंडामेंटल राइट से कोई संबंध नहीं है, तो इनके एनफोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 अवेलेबल नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर इसीलिए ऑप्शन डी है, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है और उसके प्रैक्टिस को पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। ये डायरेक्टली शेड्यूल कास्ट की डिग्निटी और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो ये एक्ट आर्टिकल 17 को इन्फोर्स करने के लिए बनाया गया था। इसमें सिविल डिसेबिलिटीज को पनिशेबल बनाया गया है। तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। थर्ड दिया है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो देखिए ये एक्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ होने वाले एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करने और उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का प्रोविजन देता है। तो स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट दी गई है द डिटेन्यू हैज नो राइट अदर देन दोज मेंशन इन क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में डिटेन्यू को नॉर्मल क्रिमिनल सेफगार्ड्स जैसे आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 2 नहीं मिलते। उसके राइट सिर्फ आर्टिकल 22 क्लॉज 4
और क्लॉज 5 तक लिमिटेड होते हैं, जैसे एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू और ग्राउंड ऑफ डिटेंशन को जानने का अधिकार। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। सेकेंड दिया है द डिटेन्यू हैज़ अ राइट टू चैलेंज द डिटेंशन ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज ऑलरेडी इन अ जेल व्हेन द डिटेंशन ऑर्डर वॉज पास्ड। तो अगर कोई पर्सन पहले से जेल में हो और उसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर पास कर दिया जाए तो डिटेन्यू इस बेसिस पर डिटेंशन को चैलेंज कर सकता है। कोर्ट्स ने कहा है कि अथॉरिटी को क्लियर जस्टिफिकेशन देनी होती है कि डिटेंशन नेसेसरी क्यों है जब पर्सन ऑलरेडी कस्टडी में है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है। थर्ड देखिए, द डिटेन्यू कैन क्लेम बेल ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज़ बीन इन अ प्रिजन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट एन ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। तो देखिए 24 आवर रूल्स और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 का सेफगार्ड है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन पर अप्लाई नहीं होता, इसलिए डिटेन्यू इस ग्राउंड पर बेल क्लेम नहीं कर सकता। तो स्टेटमेंट 3 गलत है। इसका करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन अ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो देखिए ट्रैफिक इन अ ह्यूमन बीइंग और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी आर्टिकल 23 का कोर पार्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम ना करवाया जाए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाए। ये राइट डायरेक्टली एक्सप्लॉयटेशन को एड्रेस करता है। सेकेंड ऑप्शन है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो देखिए अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन आर्टिकल 17 के अंडर आता है जो राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, ना कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। इसका फोकस सोशल इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड दिया है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। तो देखिए माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 और 30 में दी गई है जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का पार्ट है। इसका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। लास्ट देखिए प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो फैक्ट्रीज और माइंस में चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट पर प्रोहिबिशन आर्टिकल 24 के अंदर आता है जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का ही पार्ट है। ये चिल्ड्रन को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग ओनली टू द सिटीजन। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ ही है, पहले भी कैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मीकांत में एक चार्ट दिया गया है, उसमें आप लोग याद कर लेना कि कौन सा राइट सिटीजन के लिए कौन सा नॉन सिटीजन के लिए है। और ऐसा सेम क्वेश्चन CDS 2015 में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लो। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर नहीं दूंगी, आप लोग स्क्रीन को पॉज करो और अपने से आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट। पहली स्टेटमेंट है द पार्लियामेंट हैज पावर टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ रिगार्ड टू पर्सन एम्प्लॉयड इन अ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ सर्टेन कैटेगरीज। तो देखिए पार्लियामेंट को आर्टिकल 33 के अंडर पावर दी गई है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे टेलीकॉम से जुड़े पर्सोनल के फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट या मॉडिफाई कर सके। इसका पर्पस डिसिप्लिन और नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करना होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए मार्शल लॉ के इन्फोर्समेंट के लिए नॉर्मल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है और फंडामेंटल राइट्स पर प्रैक्टिकल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ डिफाइंड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये क्लियर है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में राइट्स पर लिमिटेशंस आ सकती है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी ओवररिडन फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ऑफ द DPSP। तो ये कहना कि फंडामेंटल राइट्स को कभी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए ओवरराइड नहीं किया जा सकता गलत है। आर्टिकल 39B और 39C के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 and 19 को ओवरराइड किया जा सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 ओनली, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कौन सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी इज नॉट वायलेटेड इफ। तो पहली स्टेटमेंट है देयर इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन बिटवीन पर्सन्स, थिंग्स एंड प्लेसेस हैविंग अ नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड।
तो देखिए, अगर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो और उसका रैशनल नेक्सस हो ऑब्जेक्ट के साथ, तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी वॉलेट नहीं होता। इक्वालिटी का मतलब एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं होता, बल्कि रीजनेबल डिफरेंशिएशन अलाउड होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है वन पर्सन इज ट्रीटेड एज अ क्लास। तो कभी कभी एक ही व्यक्ति को अलग अलग क्लास माना जा सकता है अगर उसका सिचुएशन यूनिक हो और उसके पीछे वैलिड रीज़न हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ऐसी क्लासिफिकेशन भी आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं होती। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ स्पेशल ऑफेंसेस इज एस्टेब्लिश्ड। तो स्पेशल ऑफेंसेस के लिए स्पेशल कोर्ट बनाना आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं है, जब तक प्रोसीजर फेयर हो और क्लासिफिकेशन रीजनेबल हो। स्पीडी ट्रायल और स्पेशलाइज्ड जस्टिस के लिए ऐसे कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें स्टेटमेंट दी और पूछा है कौन सी करेक्ट नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट है कन्फर्मेंट ऑफ पद्म अवार्ड्स डज नॉट अमाउंट टू कन्फरिंग टाइटल अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री टाइटल्स नहीं माने जाते हैं आर्टिकल 18 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि नेशनल ऑनर्स हैं, इनका यूज़ नाम के आगे या पीछे टाइटल के रूप में नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो देखिए, आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्लियरली कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये प्रोविज़न कॉलोनियल टाइटल्स और फॉरेन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड दिया है अ पर्सन नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड ही शी कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो नॉन सिटीजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन वो फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट से। स्टेटमेंट में प्रेसिडेंट की कंसेंट का जिक्र नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और इस क्वेश्चन का आंसर है 3 ओनली, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन सी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट है द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम टू कैरी ऑन ट्रेड डज नॉट इंक्लूड फ्रीडम टू सेल लीकर। तो देखिए, लीकर ट्रेड को सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा कमर्शियम माना है, इसलिए आर्टिकल 19(1)(g) के अंडर लीकर बेचना फंडामेंटल राइट नहीं है। स्टेट इस पर कंप्लीट बैन या स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है देयर इज नो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम टू कैरी ऑन ट्रेड बाय अ पब्लिशर टू गेट हिज बुक प्रेस्क्राइब्ड एज टेक्स्ट बुक इन द स्कूल। तो किसी भी पब्लिशर को अपनी बुक स्कूल टेक्स्ट बुक के रूप में प्रेस्क्राइब करवाने का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ये पॉलिसी डिसीजन होता है और स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिस्क्रिप्शन में आता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड दिया है द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम टू कैरी ऑन ट्रेड प्रोहिबिट्स रिजर्वेशन इन एडमिशन ऑफ ए स्टूडेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, SC/ST के लिए रिजर्वेशन इन एडमिशन पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 में। फ्रीडम ऑफ ट्रेड आर्टिकल 19(1)(g) ऐसे रिजर्वेशन को प्रोहिबिट नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। लास्ट स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं, द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम टू कैरी ऑन ट्रेड प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम अडॉप्टिंग एग्जीक्यूटिव मेजर टू कर्टेल इट। तो देखिए, आर्टिकल 19(1)(g) के राइट को सिर्फ लॉ के थ्रू ही रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, प्योरली एग्जीक्यूटिव एक्शन से इस राइट को कर्टेल नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली स्टेटमेंट है इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने के लिए रिट इशू करने का पावर देता है। हाई कोर्ट का रिट पावर आर्टिकल 226 के अंडर आता है, ना कि आर्टिकल 32 के अंडर। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है एज इट इज इंक्लूडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज देयरफॉर इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। तो ये स्टेटमेंट कई बार रिपीट हो चुकी है और हमें पता है, बिल्कुल सही है ये। थर्ड है डॉक्टर अम्बेडकर कॉल्ड इट एज द वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, क्योंकि बिना रेमेडीज के फंडामेंटल राइट मीनिंगलेस हो जाते हैं। फोर्थ दिया है एन एग्रीव्ड पर्सन हैज नो राइट टू कंप्लेन अंडर आर्टिकल 32 वेयर अ फंडामेंटल राइट हैज नॉट बीन वायलेटेड। तो देखिए, स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है।
तो देखिए अगर कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट ही नहीं हुआ तो आर्टिकल 32 के अंदर पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होती और आर्टिकल 32 का स्कोप सिर्फ फंडामेंटल राइट इन्फोर्समेंट तक लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन इज गारंटीड टू अ हिंदू दैट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया है बुद्धिस्ट, तो देखिए बुद्धिस्ट को हिंदू माना गया है इसलिए फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और फ्री प्रोफेशन का जो स्कोप हिंदू के लिए है उसमें बुद्धिस्ट भी इंक्लूडेड है। सेकंड दिया है जैन, तो जैन को भी आर्टिकल 25 के एक्सप्लेनेशन के अंदर हिंदू रिलीजन का पार्ट माना गया है। थर्ड दिया है सिख, तो सिख भी हिंदू के कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग के अंदर कवर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 मे बी सीन एज गिविंग इफेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। पहला है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो देखिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है SC/ST कम्युनिटीज़ को इक्वल लीगल प्रोटेक्शन मिले और उनके खिलाफ होने वाले क्राइम्स को इफेक्टिवली पनिश किया जा सके, तो ये डायरेक्टली आर्टिकल 14 को स्ट्रेंथन करता है। सेकेंड देखिए राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये एक्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन को पनिशेबल बनाता है, इसलिए ये आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिकल इफेक्ट देता है। थर्ड दिया है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो देखिए SC/ST पर होने वाले एट्रोसिटीज का रूट कॉज अनटचेबिलिटी और कास्ट ऑपरेशन रहा है। एक्ट 1989 आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को इन्फोर्स करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। लास्ट स्टेटमेंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखिए इस एक्ट का रिलीजन से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, ये कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, ना कि रिलीजियस फ्रीडम से, इसलिए आर्टिकल 25 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है सम राइट्स कंटेन इन अ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सिबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली, तो देखिए पार्ट 3 के कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ स्टेट के खिलाफ इन्फोर्सिबल होते हैं, जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 16 इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मेनली स्टेट एक्शंस पर लागू होते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स डायरेक्टली इन राइट्स को वॉयलेट नहीं करते, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट है सम राइट्स कंटेन इन अ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सिबल इन द फेवर ऑफ सिटीजन ओनली, तो देखिए पार्ट 3 में कुछ राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं, जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 फॉरेनर्स इन राइट्स का बेनिफिट नहीं ले सकते, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन के हर स्टेटमेंट में सम राइट्स लिखा हुआ है, अगर एवरी लिखा होता तो वो एक्सट्रीम हो जाता। थर्ड स्टेटमेंट है सम राइट्स कंटेन इन अ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सिबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड इंडिविजुअल, तो देखिए पार्ट 3 के कुछ राइट स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के खिलाफ इन्फोर्सिबल होते हैं, जैसे आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। अगर कोई प्राइवेट पर्सन भी इन्हें वॉयलेट करता है तो कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला है द राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज एलियंस, तो देखिए आर्टिकल 21 का राइट सिर्फ सिटीजन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि फॉरेनर्स को भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि पर्सन वर्ड यूज हुआ है न कि सिटीजन, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। सेकेंड है इट कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 21 आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। कोई भी लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन तभी वैलिड होगा जब वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल हो। थर्ड स्टेटमेंट है इट इंक्लूड्स द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, तो राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं बल्कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। इसमें लाइवलीहुड, प्राइवेसी, क्लीन एनवायरनमेंट जैसे राइट्स इंक्लूड किए गए हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है इट कैन बी टेकन अवे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, तो आर्टिकल 21 क्लियरली कहता है कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू ही डिप्राइव की जा सकती है, लेकिन प्रोसीजर फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना जरूरी है, तो स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द आर्टिकल 19 क्लॉज 1
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट। तो देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर जो फ्रीडम मिलती है जैसे स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, प्रोफेशन एक्सेट्रा, वो एब्सोल्यूट नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही इन फ्रीडम्स पर लिमिटेशन अलाउ करता है पब्लिक इंटरेस्ट में, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम्स अंडर दिस आर्टिकल। देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से 19 क्लॉज 6 तक क्लियरली मेंशन है कि रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा सकती है। ये रेस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स जैसे ग्राउंड पर लग सकती है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नॉट करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गारंटीड टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। ये स्टेटमेंट कई बार रिपीट हो चुकी है और हमको पता है कि ये इनकरेक्ट है। आर्टिकल 14 सिर्फ सिटीजन तक लिमिटेड नहीं है, इसमें वर्ड एनी पर्सन यूज हुआ है जिसमें सिटीजन और नॉन सिटीजन और फॉरेनर्स सब इंक्लूड होते हैं, इसलिए सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली कहना गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है, बट हम बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। दूसरा दिया इट सिक्योर्स फॉर एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखिए आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हर पर्सन को देता है इंडिया के टेरिटरी के अंदर, मतलब सेम सिचुएशन वाले लोगों के साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 14 का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ दिया है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू नॉन सिटीजन इक्वालिटी बिफोर लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्योंकि आर्टिकल 14 एनी पर्सन के लिए है तो नॉन सिटीजन्स को भी इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलती है। फॉरेनर्स भी आर्बिट्री स्टेट एक्शन से प्रोटेक्टेड होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। तो पहला है द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। नेशन की यूनिटी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना स्टेट का राइट है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक वैलिड ग्राउंड है जिसके बेसिस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। जुडिशरी की अथॉरिटी और डिग्निटी को मेंटेन करना ज़रूरी है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। थर्ड दिया है फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स। तो देखिए अगर कोई स्पीच फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स को हार्म करती है तो स्टेट उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ये ग्राउंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के बाद ऐड किया गया, तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। लास्ट है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो देखिए प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के ग्राउंड्स में इंक्लूड नहीं है। ये राइट मेनली आर्टिकल 29 और 30 से रिलेटेड है, ना कि स्पीच रेस्ट्रिक्शन से, इसलिए स्टेटमेंट 4 गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहली स्टेटमेंट है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को कर्टेल करे। अगर स्टेट ऐसा लॉ बनाता है तो वो इनवैलिड हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। दूसरा है लॉ फॉर टेकिंग अवे द फंडामेंटल राइट्स विल इंक्लूड इवन एन ऑर्डिनेंस। तो देखिए आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन बहुत वाइड है, इसमें ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन सब इंक्लूड होते हैं, इसलिए अगर ऑर्डिनेंस भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है तो वो भी वॉइड होगा, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ but the parliament can make a law prescribing any requirement as to residence within a state with regard to any class of employment in the state। तो देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है कि सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो रेसिडेंस रिक्वायरमेंट प्रेस्क्राइब कर सकता है किसी स्टेट के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन
but law may prescribe a requirement that an incumbent to an office in connection with any religious institution should belong to a particular religion to which the institution belongs. तो आर्टिकल 15 जनरली रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, पर आर्टिकल 16 क्लॉज 5 एक एक्सेप्शन देता है जहां रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऑफिस के लिए उसी रिलीजन का होना ज़रूरी हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट इज बाउंड टू इम्पार्ट इक्वल ट्रीटमेंट टू डिसिमिलरली सिचुएटेड पर्सन। आर्टिकल 14 का बेसिक प्रिंसिपल है ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। स्टेट डिसिमिलरली सिचुएटेड पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए बाउंड नहीं है, अलग सिचुएशन वाले लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट ही इक्वलिटी का एसेंस है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत है। सेकेंड देखिए, द स्टेट कैन जस्टिफाइज एन अनइक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन टू सिमिलरिटी सिचुएटेड पर्सन इफ देयर इज सच अ प्रेसिडेंट ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट। देखिए, अगर दो पर्सन सिमिलरली सिचुएटेड हैं तो उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, सिर्फ इस बेस पर कि पहले कभी अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ था, स्टेट को जस्टिफिकेशन नहीं मिल जाता। आर्टिकल 14 नेगेटिव इक्वालिटी को अलाउ नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल इट्स सिटीजन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर दिस राइट। नॉट ट्रू पूछा है। पहली स्टेटमेंट देखिए, इट गिव्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। तो ये सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 25 क्लियरली फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट करने का अधिकार देता है, ये कई बार रिपीट हो चुकी है स्टेटमेंट। सेकेंड है, इट गिव्स फ्रीडम टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड दिया है, द राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी एंड हेल्थ, ये भी कई बार रिपीट हो चुकी है स्टेटमेंट और बिल्कुल सही है। लास्ट दिया हुआ है, द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रोगेट्स दिस राइट्स फॉर सिटीजन। तो देखिए, स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के थ्रू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर लॉ बना सकता है, इसलिए ये कहना कि स्टेट कोई लॉ ही नहीं बना सकता, ये गलत है। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर्स। अब देखिए, ये क्वेश्चन फिर से वही है, कौन सा सिटीजन के लिए राइट अवेलेबल है, कौन सा नॉन सिटीजन के लिए। तो ये आंसर भी आप खुद ही बताएंगे, स्क्रीन को पॉज करिए और सोचिए कि करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो इंडियन सिटीजन इंडिया के टेरिटरी के अंदर रहते हैं, अंडर आर्टिकल 14 का फुल प्रोटेक्शन उन्हें मिलता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सब पर अप्लाई होता है। सेकेंड दिया है ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड। तो ये इनकरेक्ट है, आर्टिकल 14 का स्कोप टेरिटोरियल है, जो सिटीजन इंडिया के बाहर रहते हैं उन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं करते। थर्ड दिया है फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 14 सिटीजनशिप बेस्ड नहीं बल्कि पर्सन बेस्ड राइट है, इसलिए फॉरेनर्स जो इंडिया में रहते हैं उनको भी इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट है ऑल सिटीजन्स बॉर्न इन इंडिया। तो देखिए, बॉर्न इन इंडिया होने से आर्टिकल 14 का बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर प्रेजेंट हो, सिर्फ बर्थ क्राइटेरिया सफिशिएंट नहीं है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर है 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। पहला स्टेटमेंट है अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनाइट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो देखिए, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और यही स्टेट की क्लासिकल डेफिनेशन देता है। कम्युनिटी ऑफ पर्सन यानी पॉपुलेशन, डेफिनेट टेरिटरी, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल यानी सोवरेनिटी, तो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं, इसलिए ये बेस्ट डेफिनेशन है। दूसरा दिया है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड पजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सब्सटेंसेस।
तो देखिए ये गलत है, इसमें गवर्नमेंट के फंक्शंस, लॉ एंड ऑर्डर, राइट्स, प्रोटेक्शन बताए गए हैं, लेकिन सॉवरेनिटी का क्लियर मेंशन नहीं है जो स्टेट का कोर फीचर है। थर्ड दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनाइट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। इस डेफिनेशन में स्टेट की सोवरेनिटी और पॉलिटिकल अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। लास्ट दिया हुआ है, सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बताता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हर स्टेट में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट और अ कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेजेस इज इट एंटाइटल्ड टू। पहली स्टेटमेंट है, इट कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को राइट देता है कि वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये राइट रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों को मिलता है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। सेकंड देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लोकसभा के लिए किसी रिलीजियस माइनॉरिटी का ऑटोमेटिक नॉमिनेशन का प्रोविजन नहीं है। प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन पावर्स राज्यसभा तक लिमिटेड है, वो भी स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट्स के लिए, नॉट रिलीजियस कम्युनिटीज। थर्ड दिया है, इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। तो देखिए रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज़ को प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट्स प्रोग्राम के अंडर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट और हाउसिंग जैसे सेक्टर्स में बेनिफिट मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। पहला है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। ये स्टेटमेंट कई बार रिपीट हो चुकी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के अंदर आता है, सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं बल्कि एनी पर्सन के लिए है। इसमें फॉरेनर्स भी कवर होते हैं जब तक वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर है। तो पहला तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। तो ये करेक्ट है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 के अंदर आता है। ये राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलता है, फॉरेनर्स को नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया। तो देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 1A के अंडर आता है। आर्टिकल 19 के सारे राइट सिटीजन ओनली राइट्स हैं, फॉरेनर्स के लिए ये राइट अवेलेबल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट दी है और पूछी कौन सी सही स्टेटमेंट है। पहला है, राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड एन UN हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। तो देखिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि राइट टू सिटी इंटरनेशनली एग्रीड लीगल ह्यूमन राइट नहीं है। ह्यूमन हैबिटेट इज एसोसिएटेड विद अर्बन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल सिटीज, बट इट डज नॉट मॉनिटर बाइंडिंग कमिटमेंट्स ऑफ कंट्रीज ऑन राइट टू सिटी एज अ फॉर्मल ह्यूमन राइट। सेकेंड दिया है, राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर सिटी रेसिडेंट को पब्लिक स्पेसेस यूज़ करने का हक, डिसीजन मेकिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन का हक मिलता है। ये इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक अर्बन स्पेस को प्रमोट करता है। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, राइट टू सिटी मीन्स द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथोराइज्ड कॉलोनी इन द सिटी। देखिए राइट टू सिटी का मतलब है बेसिक अर्बन सर्विस, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट। तो ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को भी डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये राइट डिग्निटी और इंक्लूजन पर बेस्ड है। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स एज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला दिया है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 16 to 14 ईयर्स। ये आर्टिकल 21A के अंदर आता है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और ये पार्ट है फंडामेंटल राइट का। बट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन अ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो ये भी फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 23 के अंदर आता है।
तीसरा देखिए इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो देखिए आर्टिकल 47 के अंदर आता है, ये डीपीएसपी का पार्ट है, ना कि फंडामेंटल राइट का। लास्ट ऑप्शन दिया है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ पीपल स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये भी आर्टिकल 46 के अंदर आता है और आर्टिकल 46 डीपीएसपी में आता है, फंडामेंटल राइट में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू इक्वालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट। दिस स्टैंड्स फॉर, पहला दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो ये स्टेटमेंट राइट टू इक्वालिटी का कोर प्रिंसिपल है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग स्टेट किसी भी पर्सन को लॉ के सामने अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकता। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि लॉ सब पर बराबर लागू होगा, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब है कि स्टेट रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकता है लेकिन बिना आर्बिट्रेरीनेस के। इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और राइट टू इक्वालिटी का फाउंडेशन है। सेकंड दिया हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर इन अ पब्लिक लाइफ। तो ये स्टेटमेंट आर्टिकल 15 और 16 से संबंधित है। आर्टिकल 15 स्टेट को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन से मना करता है, जबकि आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर करता है। पब्लिक प्लेसेस, एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी राइट टू इक्वालिटी का ही हिस्सा है और करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड पोस्ट फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट भी राइट टू इक्वालिटी का फ्रेमवर्क के अंदर आता है और इसी सब्सटेंटिव इक्वालिटी कहा जाता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 4 स्टेट को पावर देते हैं कि वो SC, ST और सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करे। रिजर्वेशन इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं बल्कि इक्वालिटी को अचीव करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए, बताना कौन सी सही है। पहला दिया है जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन अ पुलिस स्टेशन नॉट इन अ जेल। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि अक्यूज्ड कोर्ट के कंट्रोल में होता है, यानी मजिस्ट्रेट के। पुलिस स्टेशन में रहना पुलिस कस्टडी के फीचर होते हैं, जुडिशियल कस्टडी के नहीं। जुडिशियल कस्टडी का मेन पर्पस होता है एक्यूज्ड को पुलिस इन्फ्लुएंस से दूर रखना और मिसयूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करना। इसलिए स्टेटमेंट 1 तो गलत है। दूसरा दिया हुआ है ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो देखिए स्टेटमेंट करेक्ट है। जब अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में होता है तब पुलिस का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। अगर पुलिस को इंटरोगेशन करनी भी होती है तो उन्हें कोर्ट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। ये सेफगार्ड आर्टिकल 22 और CRPC के प्रिंसिपल्स के थ्रू पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जुडिशियल कस्टडी पुलिस पावर पर एक इम्पॉर्टेंट चेक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन। पहला दिया हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। देखिए ये राइट आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर आता है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जा सकता। ये प्रोटेक्शन पर्सन वर्ड के थ्रू सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिलता है, इसलिए ये एक वैलिड फंडामेंटल राइट है। बट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं है, तो आंसर तो ये नहीं होगा। हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, टू रिफ्यूज टू गिव हिज हर सैंपल ऑफ हैंडराइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम हर। देखिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग किसी भी अक्यूज्ड को सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू के मुताबिक हैंडराइटिंग सैंपल देना टेस्टिमोनियल कंपल्शन नहीं माना जाता बल्कि फिजिकल एविडेंस होता है। इसलिए राइट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के एम्बिट में आता है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का हिस्सा है। इसी वजह से ये भी फंडामेंटल राइट के अंडर कवर्ड है। तीसरा देखते हैं, टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो ये ऑप्शन फंडामेंटल राइट के बिल्कुल अपोजिट बात करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्लियरली बोलता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शाल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ।
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर्सन को खुद के खिलाफ विटनेस बनने का राइट नहीं देता, बल्कि ऐसे कंपल्शन से प्रोटेक्शन देता है। इसलिए टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। लास्ट स्टेटमेंट है, राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का प्रोविज़न है, जिससे प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी पर्सन को बाद में बनाए गए लॉ के बेस पर पनिश नहीं किया जा सकता। ये राइट भी क्लियरली फंडामेंटल राइट है और पर्सन को अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इज आर करेक्ट। पहला है, द डिटेन्यू हैज़ नो राइट अदर देन दोज मेंशन इन अ क्लॉज 5 एंड क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए सेम स्टेटमेंट हम कर चुके हैं और ये CDS 2016 में पूछा गया था और हमने देखा था कि स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें दिया, द डिटेन्यू कैन गेट बेल ऑन द ग्राउंड दैट ही हैड बीन इन अ प्रिजन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो ये स्टेटमेंट भी रिपीटेटिव ही है। हमने देखा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में 24 घंटे का कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ प्यूनिटिव डिटेंशन यानी नॉर्मल अरेस्ट में ही अप्लाई होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरालिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है C, राइट ऑफ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)D। इस आर्टिकल के मुताबिक सिटीजन्स को पूरे इंडिया में फ्रीली मूव करने का राइट है। इस राइट पर रेस्ट्रिक्शन सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए लग सकती है। मोरालिटी को यहाँ रेस्ट्रिक्शन का ग्राउंड नहीं बनाया गया है, इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी अगर हम ऑप्शन देखें, जैसे इसमें दिया है पहला वाला 19(1)A, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंडर इस पर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। इन रेस्ट्रिक्शंस में मोरालिटी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, इसलिए स्पीच और एक्सप्रेशन को मोरालिटी के ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। बाकी के ऑप्शंस जो है आर्टिकल 25, 26 ये आप लोग देख लेना, कई बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू क्लॉज एंड द अमेंडमेंट हैज़ बीन गिवन retrospective effect. As a result of the amendment, in addition to the laws relating to the abolition of zamindari, some more categories of welfare legislation have been taken out from the purview of which of the following article of the Constitution of India. पहला इसमें ऑप्शन दिया है आर्टिकल 13 एंड 17। तो देखिए आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पर लॉज को वॉइड करता है और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 31A का पर्पस लैंड रिफॉर्म्स और वेलफेयर लेजिस्लेशन को इक्वालिटी और फ्रीडम के चैलेंजेस से प्रोटेक्ट करना था, ना कि अनटचेबिलिटी या आर्टिकल 13 के जर्नल स्कोप से निकालना, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया आर्टिकल 13 एंड 19। तो आर्टिकल 13 लॉज की वैलिडिटी से रिलेटेड है और आर्टिकल 19 फ्रीडम देता है, लेकिन आर्टिकल 31 स्पेसिफिकली सिर्फ आर्टिकल 19 के साथ नहीं बल्कि इक्वालिटी के राइट पर भी प्रोटेक्शन देता है। सिर्फ आर्टिकल 13 और 19 का कॉम्बिनेशन आर्टिकल 31 के एक्चुअल इफेक्ट को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड दिया है आर्टिकल 14 एंड 19। तो देखिए आर्टिकल 31A के थ्रू लैंड रिफॉर्म्स और कुछ वेलफेयर लेजिस्लेशन को आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19 फ्रीडम्स के चैलेंज से बाहर कर दिया गया। इस अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव सोशल जस्टिस और एग्रेरियन रिफॉर्म को स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन देना था, इसलिए ये लॉज इक्वालिटी और फ्रीडम के वॉयलेशन के बेस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई कोर्ट्स ऑफ इलाहाबाद एंड दिल्ली अफर्म दैट द राइट टू change one's name is a fundamental right under the which of the following articles of the Constitution of India. तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, जिसका स्कोप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने काफ़ी एक्सपांड किया है। पर्सनल आइडेंटिटी, डिग्निटी, प्राइवेसी और सेल्फ एक्सप्रेशन को आर्टिकल 21 का पार्ट माना गया है। नाम बदलना इंडिविजुअल आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी का हिस्सा है, इसलिए हाई कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 के अंडर फंडामेंटल राइट माना, तो इसलिए यही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड कोऑपरेटिव सोसाइटी इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तो याद करने वाली चीज़ है, आपको पता भी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011।
देखिए 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू आर्टिकल 19(1)(c) में कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया। इस अमेंडमेंट का मेन एम कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करना और सिटीजन को कोऑपरेटिव फॉर्म करने का फंडामेंटल राइट देना था। बाकी के अगर हम ऑप्शन देखें तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेनली राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाने से रिलेटेड है। ऑप्शन सी देखिए 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये लैंड रिफॉर्म और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो SC/ST से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें स्टेटमेंट दी है और बताना कौन सी सही है। पहली है पीपल ऑफ इंडिया हैव लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर पर्सन को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट हिज रिलीजन देता है, जिसमें फेथ और वर्शिप क्लियरली इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है मोरालिटी कैन नॉट ओवरराइड द फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। देखिए ऑप्शन गलत है, क्योंकि मोरालिटी को आर्टिकल 25 के अंदर एक्सप्लिसिटली एक वैलिड ग्राउंड माना गया है, जिसके बेसिस पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसलिए मोरालिटी फ्रीडम ऑफ फेथ और वर्शिप को ओवरराइड नहीं कर सकती, ये कहना कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया। पहला दिया है आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 लॉ के सामने इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देता है, जो मैन और वुमेन दोनों पर इक्वली अप्लाई होता है। आर्टिकल 15 स्पेसिफिकली स्टेट को जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन से रोकता है और वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन अलाउ करता है। दोनों आर्टिकल्स मिलाकर मैन और वुमेन के बीच कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी स्टैब्लिश करते हैं, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सेकंड दिया है 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 5th शेड्यूल जो है वो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इसका जेंडर इक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड दिया है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश रूल के एंड और डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड था। लास्ट दिया है आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मीनिंग ऑफ द टर्म द स्टेट एज डिफाइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर है डी। आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और सारी लोकल या अदर अथॉरिटीज जो इंडिया के टेरिटरी के अंदर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हैं, सब इंक्लूड होते हैं। ये ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जैक्ट और कंप्लीट डेफिनेशन को कवर करता है, इसलिए यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट ऑल्सो अगेंस्ट दैट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट सिर्फ एग्जीक्यूटिव के एक्शन के खिलाफ ही नहीं बल्कि लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉस के खिलाफ भी एनफोर्स किया जा सकता है। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है तो कोर्ट उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, इसलिए ये ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा बोला है द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स एट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का काम ही आर्बिट्री और अनरीजनेबल एक्शंस ऑफ द स्टेट को स्ट्राइक डाउन करना है। आर्टिकल 14 के अंदर आर्बिट्ररीनेस को इक्वालिटी के वॉयलेशन के रूप में देखा जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट स्टेट के आर्बिट्री एक्शन के खिलाफ इंटरवीन करता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड दिया हुआ है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द जुरिडिक्शन टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट अगेंस्ट प्राइवेट बॉडीज एंड इंडिविजुअल। तो नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स स्टेट के खिलाफ एनफोर्स होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में प्राइवेट बॉडीज़ पर भी फंडामेंटल राइट्स अप्लाई किए हैं, स्पेशली जब वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट ब्रॉडली करेक्ट माना जाता है। लास्ट दिया है द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शन सुओ मोटो ऑन द बेसिस ऑफ PIL। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू भी मैटर्स एंटरटेन करता है। PIL और सुओ मोटो जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की वेल एस्टेब्लिश पावर है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बट इस क्वेश्चन का यही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन सी स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। तो इसका आंसर अब तो आपको पता ही होगा, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002
के थ्रू इंसर्ट किया गया था। ये स्टेट पर ड्यूटी डालता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाता है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रीडम ऑफ प्रेस डज नॉट एक्सटेंड टू पब्लिश। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट। तो देखिए, फॉरेन गवर्नमेंट से मिली इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करना ऑटोमेटिकली प्रोहिबिटेड नहीं होता। अगर इन्फॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी या फ्रेंडली रिलेशन को हार्म करती हो तब रेस्ट्रिक्शन लग सकती है, लेकिन सिर्फ फॉरेन सोर्स होने की वजह से प्रेस फ्रीडम खत्म नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड दिया है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पेंडिंग केस। तो पेंडिंग केस से रिलेटेड रिपोर्टिंग अलाउड होती है, पर कंडीशन ये है कि रिपोर्टिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना बने। फेयर और फैक्चुअल रिपोर्टिंग प्रेस फ्रीडम के स्कोप में आती है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही जवाब नहीं है। थर्ड दिया इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द कमर्शियल कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्स डिस्क्लोजर। तो देखिए, कमर्शियल कॉन्फिडेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नॉर्मली प्रोटेक्टेड होती है, लेकिन अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो डिस्क्लोजर अलाउड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन और आरटीआई प्रिंसिपल दोनों ही पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट नहीं है। लास्ट देखिए, द सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन रिकॉर्डेड सीक्रेटली। तो किसी व्यक्ति के सेक्सुअल एक्टिविटीज को सीक्रेटली रिकॉर्ड करके पब्लिश करना उनकी प्राइवेसी और डिग्निटी का सीरियस वॉयलेशन होता है। कोर्ट्स ने क्लियर किया है कि ऐसी पब्लिकेशन आर्टिकल 21 के राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, इसलिए यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट देखिए, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो देखिए, स्टेटमेंट 1 सही है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के तहत कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है या करवा सकता है अगर उसके सामने कोई कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट होता है। सेकेंड दिया है, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। तो देखिए, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो कॉग्निजिबल ऑफेंस के केसेस में वारंट के बिना अरेस्ट करे। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी कैन बी क्लेम्ड बाय एनी पर्सन। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है, जो हर पर्सन के लिए अवेलेबल है, सिर्फ सिटीजन तक लिमिटेड नहीं है। इसका मतलब फॉरेन नेशनल्स भी आर्टिकल 14 के अंडर इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का क्लेम कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड दिया है, द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन अगर स्टेट के डेफिनेशन आर्टिकल 12 के अंदर आता है तो उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट एनफोर्स किया जा सकता है। जैसे LIC, ONGC जैसी बॉडीज स्टेट के कंट्रोल में होती है, इसलिए इक्वालिटी का राइट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट क्लेम किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड दिया है, द फंडामेंटल राइट to equality is violated when the state resources are distributed in any manner other than by inviting bids। ये कहना कि स्टेट रिसोर्सेज सिर्फ बिडिंग के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलोकेशन फेयर, ट्रांसपेरेंट और नॉन आर्बिट्री होना चाहिए, पर बिडिंग ही एकमात्र तरीका नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा था, तो आंसर सी ही होगा। लास्ट स्टेटमेंट भी देख लो, द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी इज वॉयलेटेड इफ अनगाइडेड पावर इज कन्फर्ड ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अनगाइडेड और आर्बिट्री पावर दे दी जाए बिना क्लियर गाइडलाइंस के, तो ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन होता है। इक्वालिटी का मतलब नॉन आर्बिट्रेरीनेस भी होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डबल जियोपार्डी मीन्स। तो ये आपको पता होगा क्योंकि ये मैंने पहले के क्वेश्चंस में भी बताया है। तो इसका आंसर है ए, अ पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। डबल जियोपार्डी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जा सकता। ये प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अगर एक बार वैलिड ट्रायल हो चुका है तो उसी ऑफेंस के लिए दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सन बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर category cannot be discriminated against by the state and its institution. Which article of the constitution support this interpretation by the Supreme Court?
तो पहला ऑप्शन तो दिया है आर्टिकल 14 एंड 19। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है, जबकि आर्टिकल 19 स्पेसिफिक फ्रीडम जैसे स्पीच, मूवमेंट, प्रोफेशन सिटीजन को देता है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 19 को प्राइमरी बेस नहीं बनाया, बल्कि डिग्निटी और इक्वल प्रोटेक्शन पर फोकस किया, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड दिया है आर्टिकल 16 एंड 21। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी से रिलेटेड है, जो एक लिमिटेड स्फेयर कवर करता है। थर्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इशू सिर्फ एम्प्लॉयमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, बल्कि ओवरऑल आइडेंटिटी, डिग्निटी और लाइफ से जुड़ा था, इसलिए आर्टिकल 16 प्राइमरी सपोर्ट नहीं बना, तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड दिया है आर्टिकल 14 एंड 21। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन गारंटी करता है, और आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड पर्सनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को लीगल रिकॉग्निशन देते हुए कहा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 14 और 21 का वॉयलेशन है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन दिया है आर्टिकल 19 एंड 32। तो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए है, जो राइट का इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, ना कि सब्सटेंटिव राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 19 भी इस कंटेक्स्ट में कोर बेसिस नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंजॉयड अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द 6 to 14 ईयर्स। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, इसका आंसर है 86th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, आप क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट, और पहली स्टेटमेंट दी हुई है इट इज़ अ राइट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड दिया द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट्स अंडर दिस प्रोविजन, ये भी हमने कई बार पढ़ लिया है, बिल्कुल सही है। थर्ड दिया है द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये कहना कि आर्टिकल 32 के राइट्स कभी सस्पेंड नहीं हो सकते गलत है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जब आर्टिकल 352, 359 लगता है, तो आर्टिकल 32 का ऑपरेशन सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, और क्वेश्चन में गलत ही पूछा था, तो आंसर होगा सी। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ इशूइंग रिट्स अंडर दिस प्रोविजन, तो ये स्टेटमेंट भी पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछे डबल जीओपार्डी मीन्स, तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता है, इसका करेक्ट आंसर है सी, सेकेंड ट्रायल ऑफ द अक्यूज्ड फॉर द सेम ऑफेंस। अब आप लोग देख सकते हैं कि एक ही स्टेटमेंट को कैसे डायरेक्टली भी पूछा जा रहा है और घुमा के भी पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेज द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। पहली स्टेटमेंट है अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। देखिए, आर्म फोर्सेस के मेंबर्स के लिए फंडामेंटल राइट स्पेशली आर्टिकल 14 और 19 एब्सोल्यूट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लॉ बनाकर आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट या मॉडिफाई कर सकता है, ताकि डिसिप्लिन और ड्यूटी मेंटेन रहे, इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। तो राइट टू प्राइवेसी आता है आर्टिकल 21 में, इसका करेक्ट आंसर है सी। आर्टिकल 21 का स्कोप सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक्सपांड किया है, और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ऑटोनॉमी और पर्सनल लिबर्टी में प्राइवेसी को इंक्लूड किया है। साथ ही पार्ट 3 के फ्रीडम्स जैसे स्पीच, मूवमेंट, प्रोफेशन का मीनिंगफुल एक्सरसाइज प्राइवेसी के बिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है दिस राइट गिव्स ऑल पर्सन फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो देखिए, आर्टिकल 25 के अंदर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस सभी पर्सन यानी सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को दी गई है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म को मानना, फॉलो करना या ना मानना चूज कर सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट। सेकेंड देखिए, इट डज नॉट परमिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन एंटायरली बाय स्टेट फंड्स टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो आर्टिकल 28 क्लियरली कहता है कि स्टेट के पूरी तरह से फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट नहीं की जा सकती। ये प्रोविजन सेक्युलर नेचर ऑफ स्टेट को मेंटेन करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड दिया है इट प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म।
तो ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 एक्सप्लिसिटली स्टेट को पावर देता है कि वो सोशल वेलफेयर और सोशल रिफॉर्म के लिए लॉज बना सकता है, चाहे वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रेगुलेट ही क्यों ना करे। इसलिए ये कहना कि स्टेट को रोका गया है इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है द रेफरेंस टू हिंदू इंक्लूड्स सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी रिपीट की गई है और हमें पता है कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलीजियस फ्रीडम अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। पहला दिया स्पीक एनीथिंग टू प्रोपोगेट योर रिलीजन। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 के अंदर रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने की फ्रीडम देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। स्पीच हमेशा पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के रेस्ट्रिक्शन के सब्जेक्ट होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा दिया है कन्वर्ट अदर्स टू योर रिलीजन। तो आर्टिकल 25 प्रोपोगेशन की परमिशन देता है, लेकिन फोर्स या फ्रॉड के थ्रू कन्वर्जन अलाउ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि किसी और को कन्वर्ट करने का फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड है एस्टेब्लिश अ रिलीजियस प्लेस एट एनी प्लेस इन द कंट्री। तो किसी भी जगह रिलीजियस प्लेस एस्टेब्लिश करना एब्सोल्यूट राइट नहीं है। लैंड लॉज, पब्लिक ऑर्डर और स्टेट रेगुलेशंस के अंदर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसलिए ये कहना कि कहीं भी मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉज वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ ही नहीं बल्कि नॉन आर्बिट्रेरीनेस का प्रिंसिपल भी एस्टेब्लिश करता है। अगर किसी लॉ में एग्जीक्यूटिव को अनगाइडेड, अनकंट्रोल और आर्बिट्ररी डिस्क्रिशन दे दी जाए तो इक्वालिटी का वॉयलेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है आर्बिट्रेरीनेस यानी कि इनइक्वालिटी, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है फंडामेंटल राइट का वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।